दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया। बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। राजा के इस फैसले से गाय के मालिक कृषक को बहुत ही दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। गाय के मालिक की निराशा और उसके दुख से सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि पहले रानियां तो दरबार में आया ही करती थीं। कृषक राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई, मैं बड़ा दुखी आदमी हूं। क्या आप किसी तरह मेरी भेंट रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूं भाई। राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है। मरता क्या ना करता, कृषक ने चोरी चोरी महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती हुई दिख गई। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर पहुंच गया। रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। सो तुम अपने साथ एक जाल और एक बंसी लेकर वहां पर चले जाना। जब राजा साहब दिखाई पड़े तो ऐसा अभिनय करना कि मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि यदि गाड़ी ही बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती। अगले दिन वह गाय का मालिक एक जाल और बंसी से लैस होकर पहुंच गया तालाब पर। सारी घटना वैसे ही घटी जैसा कि चंपाकली ने उस गाय वाले को बताया था। गाय वाले का उत्तर सुनकर राजा जोर से बोला, यह तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? अब गाय वाला इनकार न कर सका। उसने तुरंत मान लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत नया फैसला सुनाया और बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दिया। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलवाया और उससे बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे के फैसले का विरोध किया है। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल से जो भी तुम ले जाना चाहो वह ले जाओ और रात होने से पहले अपने गांव अपने घर वापस चली जाओ और एक कृषक की बेटी की ही तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझे जाने को ना कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या समय घर से निकालने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। ठीक है, राजा ने कहा, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह तुम चली जाना। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये को तुरंत तला भुना स्वादिष्ट और गरिष्ठ व्यंजन बनाने को कह दिया। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी निकलवाई। सुस्वाद भोजन खाया भी अधिक जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। राजा के मन में कुछ खिन्न तो था ही, सो मदिरा भी कुछ अधिक ही पी ली। परिणाम यह हुआ कि खाना खत्म होते होते आलस्य और निद्रा में ऐसे डूबे कि अपनी कुर्सी पर ही ढेर हो गए। रानी चंपाकली ने सेवकों को आज्ञा दी, महाराज को कुर्सी समेत उठाए और बिना ना नुक्कर किए जैसा कहा जाए वैसा करते चलें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह महल से निकली और राजधानी के रास्तों से होती हुई देर रात अपने घर जा पहुंची। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पिताजी, दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी आई है। बेटी की आवाज सुनकर वृद्ध पिता दौड़कर खिड़की के पास आया और बोला, इतनी रात गए आई है बिटिया। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है। आओ बेटी। पिताजी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, चंपाकली बोली। कृषक ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि नौकर राजा साहब को कुर्सी के साथ लिए खड़ा है। पिता कुछ पूछते उससे पहले ही चंपाकली राजा जी को लेकर अपने कमरे में चली गई और जूते उतरवाकर उन्हें बिस्तर पर लिटवा दिया। सेवक को वापस भेजकर वह खुद राजा की बगल में लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद बिस्तर महल के बिस्तर जितना नरम और मुलायम नहीं था। राजा ने जब करवट बदली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बगल में लेटा देखा। वह बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें गांव जाने के लिए कह दिया था, तुम गई नहीं? जी हाँ महाराज, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए, चंपाकली ने उत्तर दिया।